नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रजनी। आपको बता दें कि अब आप बीमारियों से ना हो परेशान, क्योंकि हर बीमारी का है इलाज। बस जरूरत है कि आप वक्त पर डॉक्टर से लें सही सलाह। अगर समय पर होगा इलाज तो बीमारी का होगा खात्मा और आप रहेंगे खुशहाल। स्वराज सेहत में आज हम आपको कई गंभीर बीमारियों और उसके इलाज के बारे में बताएंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं स्वराज सेहत। स्वराज सेहत में बीमारियों और उनके इलाज के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही हैं डॉक्टर गीता अग्रवाल, जो स्त्री रोग के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गीता अग्रवाल, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर गीता, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि प्यूबर्टी मेनोरेजिया आखिर क्या होता है और कैसे इसको क्योर किया जा सकता है? देखिए, प्यूबर्टी मेनोरेजिया बच्चों में 9 से 16 साल के बच्चों में आध्यात्मिक माहवारी के समय खून जाने को कहते हैं जी। इसके कारण हो सकते हैं, ये क्या होता है कि बच्चों में नॉर्मली हाइपोपिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो है डेवलप नहीं होता है, तो एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, तो नॉर्मली भी ऐसे हो सकता है। तो इसमें बच्चों को हम बस उनका आयरन मेंटेन करें ताकि उनको एनीमिया ना हो। बाकी दूसरे भी कारण रूल आउट कर सकते हैं, जैसे थ्रोम्बोसाइटोमेटिक प्यूरपुरा, ल्यूकेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, इस टाइप की अगर बीमारियां हैं बच्चों को तो वो देखना पड़ेगा जी। इन सबको रूल आउट करके इनको ट्रीट करना पड़ेगा जी। डॉक्टर गीता, ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, आखिर वो क्या होता है और ये होता आखिर किस वजह से है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मतलब अंडे जो ओवरीज होती है, अंडकोश होती है, उसमें सूजन होती है। आम भाषा में बोला जाए तो इसमें सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बेसिकली। इसमें जो नर में प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन होता है एंड्रोजन, वो फीमेल्स में एक्सेस में प्रोड्यूस होता है। जो फीमेल है वो उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती है कि उनको माहवारी लेट आती है, उनके शरीर में खूब सारे बाल होते हैं, उनको एक्ने की शिकायत होती है और आगे चल के उनको इनफर्टिलिटी, बांझपन की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज और शुगर की बीमारी होने लगती है। ये 10% लोगों में पाया जाता है। इसका ट्रीटमेंट बेसिकली लोगों को अपन बोलते हैं कि वजन कम करना चाहिए। ज्यादातर ये ओबेस लोगों में होता है। अगर उन्हें इंसुलिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, तो वो उनको हम मेटफॉर्मिन या इंसुलिन दे सकते हैं। बांझपन की दवाइयां देके ट्रीट कर सकते हैं और एक्ने और अधिक बालों के लिए स्किन के डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं उन्हें। जी। डॉक्टर गीता, जिस तरह से बात की जाती है प्रेगनेंसी में, तो कई तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, तो कौन कौन से टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं? और अगर हम सोनोग्राफी, जो अमूमन हर कोई करवाता है प्रेगनेंसी में, तो कितनी बार सोनोग्राफी करवानी चाहिए और ये कितनी हार्मफुल और बेनिफिशियल होती है? जी, जो टेस्ट है WHO की जो गाइडलाइंस है वो कहती है कि आपको कंप्लीट ब्लड काउंट कराना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन के लिए पेशेंट को स्क्रीन करना चाहिए, HIV के लिए, VDRL के लिए स्क्रीन करना चाहिए, शुगर के लिए स्क्रीन करना चाहिए, उनका यूरिन स्क्रीन करना चाहिए। उसके अलावा जो आजकल ये तो WHO रिकमेंडेड है, उसके अलावा हर एंटीनेटल पेशेंट को थायराइड टेस्ट जरूर करना चाहिए। जहां तक के सोनोग्राफी की बात है, वो कहते हैं कि 20 हफ्ते के पहले एक सोनोग्राफी मैंडेटरी होनी चाहिए, ताकि बच्चे में कोई एनॉमली तो नहीं है, कोई बनावटी शिकायत तो नहीं है जिससे हमें कभी अबॉर्शन कराना पड़ सकता है, वो रूल आउट हो जाए। बाकी एक प्रेगनेंसी होती है 280 समय की, उसमें आप 365 सोनोग्राफी करा सकते हैं, वो इतनी सेफ है। ओके। तो हम वैसे प्राइवेट प्रैक्टिस है, वैसे कोई भी डॉक्टर्स बोलता है बेसिकली 4 सोनोग्राफी तो होनी चाहिए। एक फर्स्ट 3 महीने में, एक दूसरे 3 महीने में और एक आखिरी के 3 महीने में 2।
पर आवश्यकता के अनुसार और भी सोनोग्राफी की जा सकती है। मतलब ट्राइमेस्टर सिस्टम में सोनोग्राफी की जाती है? हाँ जी, सेमेस्टर सिस्टम में की जाती है। पहले तो डिटेक्ट करने के लिए कि प्रेगनेंसी वायबल है कि नहीं, यूट्रस में है कि नहीं, कि ट्यूब में तो नहीं, टॉपिक तो नहीं है। दूसरे ट्राइमेस्टर में कि जो बच्चे की बनावटी प्रॉब्लम तो नहीं है, वो देखने के लिए। तीसरे ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं कि डॉपलर फ्लोज जो है, बच्चे को जो न्यूट्रिशन है वो ठीक से पहुंच रहा है कि नहीं, उसके गले के चारों तरफ मतलब कॉर्ड तो नहीं फंसी हुई है, जो नॉर्मल डिलीवरी में हमको हैम्पर कर सकती है। जी डॉक्टर गीता, आखिर ये कैसे और वेट बच्चे का सीरियल ग्रोथ भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर गीता, आखिर ये कैसे पता चल सकता है जब कंसीव किया जाता है और जब पीरियड जब मतलब ये जो डिलीवरी पीरियड आगे बढ़ता है, तो कैसे ये पता किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन? जी देखिए, ये तो जब ये जो पहले के 9 महीने होते हैं, इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि नॉर्मल होगा कि सिजेरियन होगा। क्या होता है कि अगर माँ ने पहले नॉर्मल डिलीवरी की है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी करने की चांस बढ़ गई है, बट अगर वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें हम ये लेबर पेन के दौरान बता सकते हैं कि वो नॉर्मल होगा कि सिजेरियन होगा। तो इसके 3 फैक्टर्स है। इसमें मैं बहुत स्ट्रेस देना चाहूंगी, क्योंकि हमेशा पेशेंट पूछता है कि मैडम हमारी नॉर्मल करा दो, नॉर्मल करा दो। इसमें क्या होता है, 3 फैक्टर होता है। एक तो आपका पैसेज कैसा है, मतलब आपका रास्ता हड्डियों का कैसा है। दूसरा आपका पैसेंजर, जो आपका बच्चा है, वो मोटा है कि पतला है, उस पैसेज के अंदर से जा सकता है कि नहीं। दूसरा, महिला उतना पावर लगाएगी कि नहीं लगाएगी। अगर पैसेज अच्छा है, पैसेंजर पैसेज के अकॉर्डिंग है, महिला पावर लगाती है तो नॉर्मल हो जाएगी। अगर पैसेज अच्छा है, पैसेंजर लेबर पेन्स नहीं सह पाया, बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी, बच्चे की धड़कन खराब हो रही है और महिला पावर भी लगा रही, तो भी सिजेरियन होगा जी। और अगर पैसेज अच्छा नहीं है, पैसेंजर ज्यादा बड़ा है पैसेज से, महिला पावर भी लगा रही, तो भी बच्चा नहीं होगा जी। तो ये सब चीजें लेबर पेन्स के दौरान हम असेस करते हैं जी, कि ये माता जा सकती कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, किसी सिजेरियन के लिए। तो एक बार माता ही थक जाती, पावर नहीं लगा पाती, तो उनमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती जी। बिल्कुल। डॉक्टर गीता, जैसे अगर हम बात करते हैं डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, ये क्या होती है और ये कितनी हार्मफुल होती है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए? देखिए, पहली बार जो डायबिटीज प्रेगनेंसी में पता चलती है, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। आजकल हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हर पेशेंट के लिए एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, जिसके पैरामीटर्स है, जिसके अकॉर्डिंग पेशेंट को बताया जाता है कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अगर उनका फास्टिंग ब्लड शुगर 90 से ज्यादा है और उनका 1 आवर ब्लड सैंपल 180 से ज्यादा आती है शुगर, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको डायबिटीज है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। बच्चा साइज में भी बड़ा हो सकता है, ओवरवेट हो सकता है, IUGR हो सकता है, ग्रोथ में छोटा हो सकता है, माँ को अबॉर्शन हो सकता है उस दौरान, BP बढ़ सकता है माँ का, पॉलीहाइड्रोमनियोस हो सकता है, मतलब गर्भ में ज्यादा पानी हो सकता है, जिससे जल्दी डिलीवरी हो सकती, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। और डिलीवरी के बाद 50% लोगों में ये डायबिटीज रह जाता है जी। बिल्कुल। और इन सब से कैसे बचा जा सकता है? अगर वक्त रहते पता चल जाए तो क्या कुछ एहतियात यहाँ पर बरतना चाहिए? जी, हमेशा डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। आजकल जितनी महिलाएं आ रही है, सबका बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा है, तो उनको जो अपना डाइट कैलोरी जो इंटेक करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, ताकि उनको इस टाइप की बीमारी ना हो। और मान लो अगर उनको जेस्टेशनल डायबिटीज हो भी जाता है, तो वो डाइट, एक्सरसाइज और जरूरत पड़े तो इंसुलिन से कंट्रोल की जा सकती है जी। डॉक्टर गीता, जैसे बर्थ कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, तो बर्थ कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं, इस सवाल का भी मैं आपसे जवाब लूंगी। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है रायपुर से, राजेंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो आपसे सवाल करना चाहेंगे। राजेंद्र जी, आप अपना सवाल डॉक्टर गीता से कर सकते हैं।
मैडम मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि प्रेगनेंसी में क्या वेट का भी कुछ महत्व होता है क्या? जैसे काफी लंबा समय में निकल गया है और मेरी वाइफ का काफी वेट है, तो क्या वेट की भी प्रॉब्लम करता है क्या सर? मदर वेट का, राजेंद्र जी, मदर वेट का? हाँ जी, हाँ जी जी, मदर वेट का बहुत महत्व है प्रेगनेंसी के दौरान। देखिए, अगर मदर वेट ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं शुगर मदर का कहीं ना कहीं बढ़ रहा होता है, तो उसको अपने को चेक करना पड़ता है कि उसको थायराइड तो नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। दूसरा, नॉर्मल डिलीवरी और मान लो उसको सिजेरियन, इन दोनों में से किसी भी प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़े तो ओबेस पेशेंट पे ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए ध्यान से अपना वजन, जैसे आप शुरू में ही आपका वजन ज्यादा रहा, आप मोटे रहे, तो 10 से 11 किलो की अनुमति दी जाती है। डॉक्टर आपको बोलेगा आप ज्यादा मत बढ़ाइए, और अगर पेशेंट पतला है तो वो 20 किलो तक भी बढ़ा सकता है। उसके बाद जब वो डिलीवरी करती है तो उसको वो वजन कम करने में भी आसानी होती है। जी, वही डॉक्टर, मेरा सवाल वही कि बर्थ कंट्रोल करने के आखिर क्या क्या तरीके हैं और इनके फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं? जी देखिए, बर्थ कंट्रोल के तो बहुत सारे तरीके हैं। कॉन्डम है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन पिल है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कंबाइंड पिल है, इंजेक्शन है डीपो प्रोवेरा टाइप के, मेटन इंजेक्शन है, पैचेस हैं, परमानेंट स्टरलाइजेशन है, जो फीमेल और मेल के स्टरलाइजेशन होते हैं वो है। इनको अगर इफेक्टिवली यूज किया जाए तो इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। कॉन्डम बहुत इफेक्टिव मेथड है और उसके और भी फायदे हैं। इनसे आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज नहीं होती है साथ में। तो कॉन्डम आप चाहे कोई भी मेथड यूज करें, मैं तो ये कहती हूँ कि कॉन्डम आप यूज करिए सो दैट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंट करें। एक कॉपर टी भी होती है। कॉपर टी भी लोगों को लगता है कि उससे लोग मोटे होते हैं, इससे इन्फेक्शन होते हैं। नहीं, अगर उसका हाइजीन मेंटेन रखा जाए तो कॉपर टी से अच्छी और चीप चीज कोई नहीं है। और दूसरे आगे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये इनके थोड़े साइड इफेक्ट्स है, वेट गेन है, और जिनको माइग्रेन है, जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, लिवर डिजीज है, उनको हम ये सब प्रिस्क्राइब नहीं करते। पर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी नए नवेली दुल्हनों के लिए सबसे अच्छा इफेक्टिव मेथड है। जी, इंजेक्शन से ये होता है कि लोगों को कई बार बीच बीच में स्पॉटिंग होती है, बट वो भी बहुत इफेक्टिव मेथड है। जी, मैं परमानेंट स्टेलाइजेशन बहुत अच्छी चीज है, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। बट परमानेंट स्टेलाइजेशन से आज क्या होता है, अंडर 5 मोर्टेलिटी कम हुई है पर इतनी भी कम नहीं है। तो जब तक बच्चे 5 साल के नहीं है तब तक के नहीं कराना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है वो। जी बिल्कुल। ल्यूकोरिया ये क्या होता है और इसके क्या कुछ इलाज हैं और कैसे बचा जा सकता है? कोरिया होता है, अपने वजाइना से पानी जाने को ल्यूकोरिया कहते हैं। नॉर्मली भी फीमेल महिला की योनि से पानी जाता है। जो भी चीज एयर को एक्सपोज है, जैसे आईज है, नोज है, ईयर है, उससे एक प्रकार का पानी जाता है फॉर प्रोटेक्शन। वैसे ही वजाइना एक्सपोज है बाहर की चीजों से तो जाता है। बट अगर उससे फाउल स्मेलिंग हो, गंदी दुर्गंध आए, इचिंग हो, खुजली हो, तो वो मतलब पैथोलॉजिकल है, उसमें कोई बैक्टीरियल या इन्फेक्शन है, उसको आपको ट्रीट करना चाहिए। जी, और कई बार ऐसा होता है कि जब ये प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली जो लोग रहते हैं वो कंसल्ट नहीं करते हैं डॉक्टर को, और इतने ज्यादा मतलब सीरियस भी नहीं होते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? ये आपको बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर्स को। ये एक सीरियस इश्यू है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, हो सकता है वो कहीं ना कहीं घर कर रहा हो। और वैसे भी छोटी मोटी बीमारी है जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको क्यों टॉलरेट करें? वो अंदर जाके यूट्रस ट्यूब्स में कहीं ना कहीं अंदर जाके और पेल्विस में फैल जाती है।
जी। तो मेरा तो हर महिला से किसी भी तरीके का आपको वजाइनल डिस्चार्ज है, प्लीज जाके एक बार तो कंसल्ट करें, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एबनॉर्मल हो, और इसके लिए अपने टेस्ट कराइए। पैप्समियर एक बहुत ही बेसिक टेस्ट है जो हर पेशेंट को, हर एक रिप्रोडक्टिव एज के पेशेंट को कराना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर गीता, जिस तरह से हम बात करें बच्चेदानी की, तो बच्चेदानी को निकालने की ज़रूरत आखिर कब पड़ती है? क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि कई लोगों का ऑपरेशन होता है, कई महिलाओं का वो कहते हैं कि बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, उसको निकाल दिया है। क्या इसके पीछे का रीज़न होता है और आखिर क्यों निकालना पड़ता है इसको? देखिए, बच्चेदानी निकालने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर पहले तो एक डॉक्टर की जो बिनाइन कंडीशंस होते हैं उसके लिए यूट्रस बचाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। यूट्रस निकालने के कारण होते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है माहवारी में और उसके अपनी फैमिली लाइफ कंप्लीट कर ली, उसको 2 बच्चे हैं और वो 40 इयर्स की एज की ऊपर है, तो वो निकलवा सकती है अपना बच्चेदानी। अगर उसको किसी प्रकार का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो वो बच्चेदानी निकलवाना ऑप्ट कर सकती है। एंडोमेट्रियल कैंसर है, मतलब यूट्रस बच्चेदानी का कैंसर है, तो बच्चेदानी निकलवा सकती है। जी, तो इन कारणों में निकाल सकते हैं, पर ये नहीं है कि यंग पेशेंट अंडर 40 फैमिली लाइफ कंप्लीट हो गई है तो निकाल लें। जी बिल्कुल। और साथ ही बहुत सी चीजें हैं जो बहुत सी चीजें हैं जो प्रिवेंट कर। जी बिल्कुल। IUI किसे कहते हैं और किन सूरतों में इसे किया जाता है? जी, IUI तो बहुत ही पुराना प्रोसीजर है। ये कृत्रिम तरीके से आदमी के वीर्य को साफ करके महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। ये इसके इंडिकेशन ये इन सूरतों में किया जाता है अगर अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी, पता नहीं कि किस टाइप की फर्टिलिटी है, औरत में है कि आदमी में है, किस टाइप की फर्टिलिटी अनएक्सप्लेन में तो नहीं, उसमें किया जाता है। एक सर्वाइकल म्यूकस जो होता है, जो औरतों के बच्चेदानी में म्यूकस होता है, अगर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता आदमी का वीर्य, तो उन केसेस में करा जाता है। जी ठीक है। तो इन सब केसेस में जिसमें कि एक ट्यूब भी अगर खुली हो और वीर्य अच्छा हो और लेडी ओव्यूलेट कर रही हो, तो IUI करना चाहिए। जी। ये सेफ होता है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ है। जी। पूरे इसके पहले सारे टेस्ट हुए जाते हैं, सारे वायरल मार्कर्स, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, HIV, सारा कुछ हुआ जाता है, सारा बहुत सेफ है। ये तो इट्स OPD प्रोसीजर, आउटडोर इसमें किया जाता है। जी बिल्कुल। और साथ ही अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं तो उसका क्या कुछ प्रोसीजर रहता है और ये कितना सेफ होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं कि आदमी के शुक्राणु और औरत के अंडाणु को एक टेस्ट ट्यूब में केमिकली उनको मिलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब एम्ब्रियो बन जाता है 6 सेल 8 सेल, तो उसको माता के गर्भ में डाल दिया जाता है। ये 15 से 20 दिन का प्रोसीजर होता है। ये बहुत सेफ है, ऐसा इसमें सेफ्टी इश्यू वाली तो कोई बात नहीं, इट्स वेरी सेफ प्रोसीजर। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम बात करते हैं जो महिलाएं कंसीव करती हैं, ज़्यादातर हमने बहुत महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखा है कि वो एनीमिक हो जाते हैं। एनीमिया का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इनमें देखा जाता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या कुछ खाना पीना चाहिए? किस तरह से क्योर करना चाहिए? देखिए, एनीमिया के लिए तो जैसे अपन के पास पेशेंट आई पहले बार प्रेग्नेंट होके, उसके अपन जो टेस्ट करते हैं CBC वगैरह, जनरली आयरन डेफिशिएंसी और एनीमिया होता है। और जो ANM गाइडलाइंस है, जो नेशनल अपना हेल्थ सोसाइटी जो लॉन्च किया है, उन्होंने बोला है कि हर पेशेंट को एटलीस्ट 100 आयरन टैबलेट्स तो दो। दूसरा, उनको डीवॉर्मिंग करो, जो वॉर्म्स होते हैं पेट में, जो कीड़े होते हैं, उनको डीवॉर्मिंग करो। तीसरा, हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सिकलिंग बहुत ज्यादा है। इन केसेस में आप आयरन नहीं दे सकते, तो उनको फॉलिक एसिड बराबर देना है। और अगर मॉडरेट एनीमिया है तो इनको आयरन इंजेक्शन देते हैं हम लोग, और सीवियर एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं। बट उसके पहले भी
पेशेंट को अपने खान पान में ध्यान देना चाहिए, आयरन रिच फूड लेना चाहिए, जैसे अनार हो गया, डेट्स हो गए, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई। अगर वो नॉनवेज खाते हैं, अंडे खाते हैं, चिकन खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। तो ये अच्छी मात्रा में अपने डाइट में ले वो, ताकि गोलियों से भी ज्यादा न्यूट्रिशन से उनका आयरन लेवल अच्छा हो जाए। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर गीता, जो महिलाएं पहली बार माँ बनने वाली हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या कुछ उनको लेना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए? जो गर्भ धारण की तैयारी कर रही है जी, जो कंसीव फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली हैं जी, जो माँ बनने वाली है उनको तो आजकल हम पहले ही बोलते कि आप प्लान करने के 3 महीने पहले से ही डॉक्टर को देखें, एक गायनेकोलॉजिस्ट को, सो दैट वो आपको एक विटामिन दे दे, जो हम फॉलिक एसिड है वो देते हैं। वो आपके ब्लड टेस्ट करा ले, शुगर करा ले, आपका ब्लड काउंट करा ले, आपका थायराइड करा ले। आजकल थायराइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन है विमेन में, उसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है। उसका एक लेवल 2.5 जो बोलते TSH को मेंटेन करना प्री कंसेप्शन बहुत जरूरी है जी। तो अगर विटामिन लेके प्री कंसेप्शन प्लानिंग करके पेशेंट कंसीव करे तो वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती है, 9 मंथ कंटिन्यू करके इजीली डिलीवर होती है जी। क्योंकि डॉक्टर गीता अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या वो हेल्दी टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो स्वस्थ रहे और मस्त रहे? जी, मेरे लिए तो सबसे जो मेरे जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए यही है कि वो अपने खाने पीने में बहुत ध्यान दें और एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट 60 to 90 मिनट्स एक्सरसाइज करें डेली। खाने में प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। हमारे इंडियन खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन्स की बहुत कमी है, बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस हैं, तो प्रोटीन उनको खाएं अच्छे से, सो दैट उससे हमारे जो है मस्कुलेचर अच्छा रहे। कैल्शियम की कमी होती है लोगों को, कैल्शियम ले, विटामिन ले अपने डाइट में जी। चाहे वो किस भी उम्र में हो, एक मल्टीविटामिन जरूरी है, कैल्शियम जरूर लें जी। बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो इसी के साथ स्वराज सेहत में मेरे साथ इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस पर।